नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और जैसा कि आप जानते हैं हम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में प्रवेश कर चुके हैं और 1 फरवरी 2025 को जब बजट की घोषणा हुई तो उसके बाद जो बदलाव हुए टैक्स स्लैब्स को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर उस पर काफ़ी जानकारी शेयर की गई। बट क्योंकि अब सही वक्त आ गया है कि वो जो बजट में घोषणाएं हुई अब वो इफेक्ट में आएंगी, इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बहुत सी बातें बताऊंगा। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जिससे आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ तक कि जब तक इस फाइनेंशियल ईयर का ITR ना फाइल हो जाए, आपके ये काम आ सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारे यहाँ पर दो टैक्स रिजीम होती हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात की जाए तो न्यू टैक्स रिजीम एक डिफ़ॉल्ट स्कीम होगी और यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं तो आपको ये रिजीम ऑप्ट करनी होगी। अब अप्रैल में यानी कि इस महीने में जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपको शायद अपने HR को डिक्लेरेशन देना होगा कि आप कौन सी टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप ऑप्ट नहीं करेंगे तो आप न्यू टैक्स रिजीम में रहेंगे और आपका जो TDS कटेगा वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही डिडक्ट होगा। और यदि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है तो आपको इसके लिए डिक्लेरेशन देना होगा। बट अगर मैं सच में बताऊं तो अधिकतर एम्प्लॉयज़ के लिए और अधिकतर टैक्स पेयर्स के लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेहतर रहेगी। लेकिन फिर भी आप अपनी इनकम और अपने डिडक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो टैक्स रिजीम आपके लिए सुटेबल हो उसे ऑप्ट कर सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारे डिडक्शंस अलाउड होते हैं, यानी कि चैप्टर 6A के अंतर्गत 80C से लेकर 80U तक के सेक्शन के तहत डिडक्शंस अलाउड होते हैं। उसके अलावा अगर आप हाउस रेंट पे कर रहे हैं, आपको HRA मिलता है, तो आपका HRA भी एग्जेम्प्ट हो सकता है। उसके अलावा आपने यदि होम लोन लिया हुआ है, उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उस पर भी आपको टैक्स में छूट मिलती है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत से डिडक्शंस अलाउड हैं, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में बहुत ही लिमिटेड डिडक्शंस अलाउड होते हैं। तो ऐसे टैक्स पेयर जिनके लिए बहुत सारे डिडक्शंस एप्लीकेबल हैं, शायद उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम सुटेबल हो सकता है। अदरवाइज बाकी सभी टैक्स पेयर्स के लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेहतर रहेगी। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24-25 के मुकाबले 25-26 में ये कैसे बेहतर बन गई है। तो सबसे बड़ा जो बदलाव है वो है टैक्स स्लैब को लेकर, यानी कि पहले 4 लाख के ऊपर कोई इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि पहले 4 लाख रुपए जो हैं वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होंगे। 4 लाख से 8 लाख तक यानी कि अगले 4 लाख पर टैक्स लगेगा 5% के रेट से, यानी कि 20,000 रुपए। उसके बाद अगले 4 लाख यानी कि 8 से 12 लाख के ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो होगा 10% से, यानी कि 40,000 रुपीज। उसके बाद 12 लाख से अधिक और 16 लाख तक यानी कि अगले 4 लाख के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा 15% से, यानी कि 60,000 रुपीज। 16 लाख से ऊपर और 20 लाख तक यानी कि अगले 4 लाख पर टैक्स एप्लीकेबल होगा 20% के रेट से, यानी कि 80,000 रुपीज। 20 लाख से 24 लाख यानी कि अगले 4 लाख पर टैक्स एप्लीकेबल होगा 25% के रेट से, यानी कि 4 लाख का 25% 1 लाख रुपए। और 24 लाख के ऊपर इनकम जो एक्सीड होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा 30% के रेट से, यानी कि जहां पहले 15 लाख की इनकम एक्सीड हो जाने पर ऊपर की इनकम पर 30% के रेट से टैक्स एप्लीकेबल था, वो अब 24 लाख की इनकम एक्सीड हो जाने के बाद जो इनकम होगी उस पर एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा जो भी सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं या फिर पेंशनर्स हैं, उनके लिए 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी एप्लीकेबल है। यानी कि किसी की इनकम यदि 12,75,000 रुपए भी होती है तो 75,000 रुपए का डिडक्शन मिलने के बाद इनकम हो जाती है 12 लाख रुपए। और ऐसे तो मैंने आपको भी बताया कि कैलकुलेशन 0 to 4
लाख कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख के ऊपर 5% है, 8 लाख से 12 लाख के ऊपर 10% के रेट से टैक्स एप्लीकेबल है। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए बन रही है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपकी इनकम मान लीजिए 12 लाख रुपए बन रही है सैलरी से 75,000 रुपीज़ का डिडक्शन क्लेम करने के बाद में, और उसके बाद आपकी कोई दूसरी इनकम है, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो या फिर कैपिटल गेन के रूप में हो, तो यदि इनकम 12 लाख से एक्सीड हो जाएगी तब आपको टैक्स चुकाना होगा। लेकिन यदि कुल मिलाकर आपकी इनकम 12 लाख तक ही रहती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होगा। और इसकी वजह है कि जिन रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम 12 लाख रुपए तक है, 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने के बाद भी उनको कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होगा, क्योंकि अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट उन्हें रिबेट मिल जाएगी। लेकिन यदि आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 12 लाख के ऊपर चली जाती है तब आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब यहां पर एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है अगर आपकी इनकम जो टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख की जगह बढ़कर चली जाती है 12,25,000 रुपए, तो क्या इसका मतलब है कि अब आप 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख और 12,25,000 पूरे अमाउंट पर टैक्स पे करेंगे? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए सरकार ने मार्जिनल टैक्स रिलीफ दिया है। इसका मतलब यह है कि यदि 12 लाख के ऊपर आपकी इनकम पहुंच जाती है, यानी कि डिडक्शन क्लेम करने के बाद, जैसा कि मैंने कहा 75,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउड है, वो करने के बाद भी यदि इनकम आपकी बचती है 12,25,000 रुपये, ऐसा मान लेते हैं कि आपकी सैलरी थी 13 लाख रुपए की, 75,000 रुपीज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया और बचा 12,25,000 रुपये। अब क्योंकि मैंने कहा कि यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपये तक है तब वो कोई भी टैक्स नहीं चुकाना है, क्योंकि जो टैक्स बनता है 60,000 रुपीज़ का अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, आपको रिबेट मिल जाएगी, टैक्स जीरो हो जाएगा। पर ये अगर आपकी इनकम 12,25,000 बचती है तो इस केस में आपको रिबेट नहीं मिलेगी। तो आपका यदि हम टैक्स कैलकुलेट करें तो ये बनता है 63,750 रुपीज़ प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आप कहेंगे कि भाई इससे तो अच्छा है कि मेरी इनकम 12 लाख ही होती तो टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको 63,750 रुपीज़ का टैक्स चुकाना होगा, आपको टैक्स चुकाना होगा सिर्फ 25,000 रुपये का, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ जो आपको मिल रहा है इसके तहत ऐसा है कि यदि टैक्स कैलकुलेट करने पर जो टैक्स बन रहा है और जो एक्चुअल अमाउंट एक्सीडिंग है 12 लाख से जो भी कम है वो आपको पे करना है। तो यानी कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही है 12,25,000 रुपये की, तो आपको 12 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है उस पर 100% टैक्स पे कर देना है। तो अगर आप 25,000 रुपये टैक्स पे कर देंगे तो आपकी इनकम जो है फिर 12 लाख की बचती है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 12,75,000 रुपीज़ तक स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो सैलरी इंडिविजुअल हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है नहीं। तो किसी भी केस में यदि आपकी इनकम जो नेट टैक्सेबल है वो 12,75,000 रुपीज़ तक बन रही है तो आपको 75,000 रुपीज़ तक का टैक्स पे करना होगा। बट उसके ऊपर यदि आपकी इनकम चली जाती है तब आपको जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से टैक्स पे करना होगा। तो ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ जो मिलता है इसका भी आपको ख्याल रखना है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि पिछले साल और इस साल में आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। यदि आपकी इनकम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 12 लाख की थी और 25-26 में भी ये 12 लाख की है, तो आपको 71,500 का फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पकड़कर जो नेट टैक्स लगता है उसकी हम बात करें तो 71,500 का टैक्स यहाँ पर आपका बच रहा है। यदि आपकी इनकम 15 लाख की है तो आपको 32,500 रुपये, 16 लाख की है तो 28,600, और यदि आपकी सैलरी 25 लाख रुपीज़ की है तो 1,14,400 रुपये का आपको फायदा हो रहा है। ये कैलकुलेशन है सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि सैलरीड इंडिविजुअल को 75,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, उसे भी मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है।
मुझे यहाँ पर कुछ जानकारी मिली है, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा बच रहा है, तो बहुत से टैक्स पेयर्स इस पैसे को घूमने फिरने के लिए या फिर कार खरीदने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बिल्कुल बेशक आपने शौक पूरे कर सकते हैं, लेकिन शौक पूरे करने के अलावा जो आपकी जिम्मेदारी है उसे भी आप इस पैसे से निभा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपने कोई लोन लिया हुआ है, आप ईएमआई पे कर रहे हैं, तो अपनी ईएमआई भी बढ़ा सकते हैं ताकि आपका जो लोन है वो जल्दी खत्म हो जाए। इसके अलावा जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते थे तो आपकी कोशिश होती थी कि आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करें टैक्स सेविंग के लिए। उसके अलावा 50,000 रुपीज आप एनपीएस में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करते थे। अब वो सब आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको इन्वेस्टमेंट पर डिडक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भविष्य में आप पैसा ना जुटा पाएं, क्योंकि एक मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट हो रहा था जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में पूंजी इकट्ठा हो रही थी। तो अब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो टैक्स का पैसा बच रहा है और साथ में आपको टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है, तो आप अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन बचे हुए पैसों में से इन्वेस्टमेंट जरूर करें। और अब फ्लेक्सिबिलिटी है तो सिर्फ टैक्स सेविंग वाले जो ऑप्शंस थे इन्वेस्टमेंट के, उनमें नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रखते हुए आप सही स्कीम्स का चुनाव कर सकते हैं। और इसमें चाहे आप बात करें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की या गोल्ड में इन्वेस्ट करने की या कोई भी दूसरा विकल्प आपके पास हो सकता है, आप उन विकल्प पर विचार कर सकते हैं। एक्चुअली अगर ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स की बात की जाए तो अगर किसी की इनकम 25 लाख रुपीस की हो और टोटल डिडक्शन जो है वो करीब 8 लाख रुपए का हो, तब जाके ओल्ड टैक्स रिजीम सही हो सकती है। अदरवाइज न्यू टैक्स रिजीम ही यहां पर बेहतर रहेगी। और 8 लाख का डिडक्शन आसान नहीं होता है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए एटीसी के तहत मान लीजिए 50,000 रुपीज़ आप ATCCD1B यानी कि एनपीएस का कंट्रीब्यूशन, उसके अलावा 2 लाख रुपए का हो सकता है होम लोन का इंटरेस्ट हो, तो ये 4 लाख होते हैं। उसके अलावा 25,000 रुपये आपके मेडिकल इंश्योरेंस मेडिक्लेम का प्रीमियम हो सकता है। लेकिन 8 लाख रुपए का डिडक्शन आप कहाँ क्लेम करेंगे, ये मुश्किल है। अब आते हैं टीडीएस पर। सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट जो बैंक से मिलता है उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसकी जो लिमिट थी पहले 50,000 की थी। उसके अलावा जो बाकी टैक्स पेयर्स हैं जो भी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उनके लिए 40,000 रुपीज से अधिक के इंटरेस्ट पर एक साल में यदि इंटरेस्ट जो है वो बैंक से 40,000 रुपीज से अधिक मिलता है एक बैंक से, तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होता था। इस फाइनेंशियल ईयर में उस लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया है 50,000 रुपीज। लेकिन यदि आप किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में डिपॉजिट रखते हैं तो यहां पर 10,000 रुपीज से अधिक यदि इंटरेस्ट मिलता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। यदि आपको म्यूचुअल फंड से या फिर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और कंपनी से डिविडेंड मिलता है, तो इस केस में यदि डिविडेंड कुल मिलाकर एक कंपनी से या एक म्यूचुअल फंड कंपनी से 10,000 से अधिक नहीं है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। 10,000 से अधिक है तभी आपका टीडीएस यहां पर कटेगा। ये थ्रेशहोल्ड लिमिट पहले 5,000 रुपीज थी, जिसे बढ़ाकर इस फाइनेंशियल ईयर में 10,000 कर दिया गया है। एक बात मैं यहां पर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कई बार कुछ टैक्स पेयर्स टीडीएस और इनकम टैक्स जो एप्लीकेबल है उसमें अंतर को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि टीडीएस आपका शायद नहीं कटेगा यदि आपने एक बैंक से आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसकी जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है, सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख हो या बाकी के लिए 50,000 रुपए हो, यदि उससे कम का इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यदि आपकी कुल इनकम फाइनेंशियल ईयर में इतनी हो जाती है कि उस पर टैक्स लगने वाला है, तो उस इंटरेस्ट पर आपको टैक्स चुकाना होगा। तो किसी भी केस में यदि टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो इनकम टैक्स फ्री है। इनकम टैक्स फ्री होगी आपके लिए या नहीं होगी, वो तभी निर्भर करेगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी बन रही है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। हाँ, कुछ इनकम ऐसी होती है जिन पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि
पीपीएफ का जो इंटरेस्ट होता है, या सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट होता है, या एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है, उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। बाकी जो टैक्सेबल इनकम है वो आपके लिए टैक्सेबल होंगी या नहीं होंगी, वो निर्भर करेगा कि टोटल इनकम आपके एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी बन रही है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं बनेगा। अब किसी व्यक्ति की यदि पेंशन से इनकम हो रही है 4 लाख की और प्लस इंटरेस्ट से हो रही है 5 लाख की, तो 9 लाख की इनकम हुई जो 12 लाख के नीचे है, तो बेशक इस पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। इवन यदि आपका टीडीएस कट गया है, एक बैंक से इंटरेस्ट जो है, आप सीनियर सिटीजन हैं और 1 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिला और बैंक ने इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया, तो आप रिफंड क्लेम करने के लिए एलिजिबल होंगे। और एक बात और है, यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए की है और मैंने कहा कि यहाँ पर आपको टैक्स नहीं चुकाना होगा, आपको रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना होगा। भले ही यहाँ पर कोई टीडीएस आपका नहीं कटा हुआ है, लेकिन आपको आईटीआर फाइल करना यहाँ पर कंपलसरी होगा आपके लिए। टीडीएस की बात चली है तो मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि यदि आप रेंट पे करते हैं और आपका रेंट 50,000 से ऊपर है, तो आपको रेंट पर टीडीएस काटना चाहिए। और इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो इस बार बदलाव हुआ है वो हुआ है यदि आप बिजनेस पर्पस के लिए रेंट पे कर रहे हैं, जिसके लिए पहले जो लिमिट थी वो 2,40,000 रुपीज़ की थी, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में यदि 2,40,000 रुपीज़ से अधिक का आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपको टीडीएस काटना था। लेकिन अब वो भी 50,000 रुपीज़ पर मंथ कर दिया गया है। यानी कि आप यदि अपने बिजनेस पर्पस के लिए आपने ऑफिस लिया हुआ है, आप रेंट पे कर रहे हैं और 50,000 रुपीज़ से अधिक का पर मंथ आपका रेंट है, तो आपको टीडीएस यहां पर डिडक्ट करना है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। आपने रहने के लिए घर लिया है और आपका जो रेंट है वो 50,000 रुपीज़ से अधिक का है, तो इस केस में आपको 5% का टीडीएस काटकर अपने लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को रेंट पे करना है। और इसके लिए आपको टैन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बिजनेस के लिए जब पे करते हैं रेंट तो आपको टैन भी लेना होता है, लेकिन जब रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आप रेंट पे कर रहे हैं तो सिंपली अपने पैन के ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट करेंगे और टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24-25 या उससे पहले भी कुछ ऐसे टेनेंट्स, किराएदार थे जिन्होंने अपने मकान मालिक को यानी कि लैंडलॉर्ड को पूरा रेंट दिया और उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा। उन सभी टैक्स पेयर्स को, उन सभी एसएससीज को इस बार नोटिस आए हैं और जो आगे भी आ सकते हैं। इसके लिए ध्यान रहे कि आपको टीडीएस काटना है रेंट पर यदि आपका रेंट 50,000 पर मंथ से अधिक का है। अब बात आती है यूलिप की। जब आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर एक रूल है कि एक फाइनेंशियल ईयर में 2,50,000 रुपीज़ का जो आपने प्रीमियम भरा उसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट हो या फिर आप पॉलिसी सरेंडर करें, तो जो बेनिफिट मिलेगा उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)(d). लेकिन यदि आपका प्रीमियम 2,50,000 रुपीज़ के ऊपर है तो जो 2,50,000 से एक्सीडिंग प्रीमियम है उसका जो आपको बेनिफिट मिलता है मैच्योरिटी प्रोसीड्स के रूप में, उस पर आपको टैक्स चुकाना होता है। लेकिन पहले क्लैरिटी नहीं थी कि ये जो अमाउंट है जो 2,50,000 रुपीज़ से ऊपर का है जिसका वो बेनिफिट मिल रहा है, उसे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लें या फिर इसे आप कैपिटल गेन समझें। तो अब यहां पर क्लैरिटी आ गई है कि इसे कैपिटल गेन्स मानेंगे। तो यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो भी एप्लीकेबल होगा वो आपके लिए लागू होगा। और यूलिप में क्योंकि 5 साल से पहले पॉलिसी सरेंडर नहीं की जा सकती है, तो पॉलिसी आप सरेंडर करें या फिर आप मैच्योरिटी बेनिफिट लें, यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ही आपके हाथ में आएंगे और उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। यानी कि आपने यूलिप में इन्वेस्ट किया हुआ है, इक्विटी का आपका पोर्टफोलियो है, तो आप 12.50% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहां पर पे करेंगे। दूसरा जो बदलाव है वो है एलआरएस को लेकर। एलआरएस यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, यानी कि यदि आप
रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और देश से बाहर पैसा भेजते हैं तो उस पर टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एप्लीकेबल होता है। जिस तरह टीडीएस डिडक्ट होता है उसी तरह से टीसीएस भी डिडक्ट किया जाता है। तो पहले जो लिमिट थी वो थी 7 लाख की, यानी कि 7 लाख रुपए तक यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में बाहर भेज रहे हैं तो टीसीएस नहीं काटना था, उसके ऊपर आपको टीसीएस कलेक्ट करना था। अब ये लिमिट जो है बढ़ाकर कर दी गई है 10 लाख रुपए की। तो यदि आप अपने बच्चों की फॉरेन एजुकेशन के लिए बाहर पैसा रेमिट करते हैं, बाहर पैसा भेजते हैं, या फिर आप बाहर घूमने जाते हैं जिसके लिए आप पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आपका जो पैसा है वो ब्लॉक नहीं होगा, बल्कि वो आपके हाथ में रहेगा। इसके अलावा आप जब अपना आईटीआर फाइल करते हैं उसकी ड्यू डेट होती है। यदि आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो 31 जुलाई जो होती है आपकी ड्यू डेट होती है। और किसी वजह से यदि आपको अपना आईटीआर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ जाए तो पहले इसके लिए 2 साल का टाइम था, 2 इयर्स की एक विंडो थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 4 इयर्स कर दिया गया है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आईटीआर जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2025 है, यदि उसके बाद इसे आपको अपडेट करना हो तो 31 मार्च 2029 तक ये आईटीआर अपडेट किया जा सकेगा। लेकिन आप कोशिश करें कि अपना आईटीआर सही से फाइल करें और आपको इसे अपडेट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब आप अपडेट करते हैं तो वहाँ पर एक बात ध्यान रहे कि यदि आपका कोई रिफंड बन रहा हो या आपने टैक्स ज़्यादा पे किया है और अपना आईटीआर फाइल नहीं किया, आप बाद में क्लेम करना चाह रहे हो, वो पॉसिबल नहीं होता है। आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड आईटीआर सिर्फ ज़्यादा टैक्स भरने के लिए या फिर जहाँ पर रिफंड नहीं होता है तब आप आईटीआर यू फाइल करना चाहें, इसी के लिए ये अलाउड होता है। तो इसके लिए आप ड्यू डेट से पहले पहले अपना सही तरह से आईटीआर जरूर फाइल करें। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई और उसमें से एक महत्वपूर्ण बात स्पेशली एम्प्लॉयज़ के लिए है कि आप अपने एचआर को जो डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम कौन सी ऑप्ट करने वाले हैं, वो आप सही से कैलकुलेट करके और ये डिसाइड करके कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या सही है, उस आधार पर डिक्लेरेशन सबमिट करें। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आज शेयर की आपके साथ वो आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।